तो क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ साइंस का मसला नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे प्लैनेट को बचाने की ये कोशिश हमारे दौर की सबसे मुश्किल पॉलिटिकल चुनौतियों में से एक कैसे बन गई है। देखिए, एक जमाना था जब एनवायरनमेंट को कोई पॉलिटिकल मुद्दा मानता ही नहीं था। लेकिन 1960 का दशक आते आते हमारे प्लैनेट पर जो दबाव पड़ रहा था, उसके निशान इतने साफ हो गए थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना भई नामुमकिन था। और फिर अचानक से दुनिया के सामने एक के बाद एक संकट आने लगे। सोचिए, ओजोन लेयर में एक बड़ा सा छेद, एसिड रेन, हमारी नदियां जो लगातार जहरीली होती जा रही थीं, और तब ये बात एकदम साफ हो गई कि कोई भी एक देश अकेले इन सब से नहीं निपट सकता। तो हुआ ये कि क्लब ऑफ रोम नाम के कुछ स्कॉलर्स का एक ग्रुप था। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किताब निकाली, लिमिट्स टू ग्रोथ। इस किताब ने पहली बार दुनिया को आईना दिखाया। साफ साफ कह दिया कि देखो, हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर हम इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और बस इसी तरह की चेतावनियों ने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी। और इसी बढ़ती हुई जागरूकता का नतीजा था 1992 की एक ऐतिहासिक बैठक, जिसे हम रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। सबको लगा कि अब दुनिया एकजुट होकर कुछ करेगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस समिट ने दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच की जो गहरी खाई थी उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो रियो अर्थ समिट में दुनिया इकट्ठा तो हुई, पर जैसा कि हमने बात की, जल्द ही ये साफ हो गया कि सबका एजेंडा एक नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा था। सबकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। पूरी दुनिया आप समझिए कि दो टीमों में बट गई। एक तरफ थे अमीर देश यानी ग्लोबल नॉर्थ, इनको फिक्र थी ओजोन लेयर की, ग्लोबल वार्मिंग की। और दूसरी तरफ थे विकासशील देश यानी ग्लोबल साउथ। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अपने लोगों को गरीबी से निकालना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और ये जो बंटवारा है ये आज भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये कार्टून ये बिल्कुल उसी झगड़े को, उसी टकराव को दिखाता है जो अमीर और गरीब देशों के बीच है। सवाल यही है कि भाई, हम अपने प्लैनेट को बचाएं तो कैसे बचाएं, जब हमारी अपनी अपनी ज़रूरतें और प्राथमिकताएं इतनी अलग हैं। तो इतना सब टकराव होने के बावजूद रियो समिट से एक बहुत ज़रूरी समझौता निकलकर आया। चलिए अब उसी प्रिंसिपल की बात करते हैं जो आज भी क्लाइमेट की सारी बातचीत की नींव है। तो सब लोग एक प्रिंसिपल पे सहमत हुए, जिसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियां। इसका आइडिया बहुत सिंपल है कि हाँ, एनवायरनमेंट को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ देशों की जिम्मेदारी दूसरों से कहीं कहीं ज्यादा है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, बहुत सीधा है। पहला ये कि प्लैनेट तो सबका है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा, जो अमीर देश हैं उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर पर्यावरण को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो नतीजा क्या निकला? यही कि इन डेवलप्ड देशों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो इस नुकसान की भरपाई के लिए आगे आएं और पैसे भी लगाएं। और इसी प्रिंसिपल को फिर बाकायदा तौर पर 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये पहला ऐसा एग्रीमेंट था जिसने अमीर देशों पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी टारगेट सेट किए। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? भारत, जो दुनिया का एक इतना बड़ा और महत्वपूर्ण विकासशील देश है। शुरुआत में तो उसी साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियों वाले प्रिंसिपल के हिसाब से भारत और चीन जैसे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों से छूट मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत एक डेवलपिंग देश था और इतिहास में हमारा उत्सर्जन ना के बराबर था। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का तर्क क्या था। भारत ने कहा कि देखो, एक तो हमारा हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और दूसरा हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, वो अमीर देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। तो जाहिर है हम पर उतना प्रेशर नहीं डाला जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी, भारत ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और बढ़ाया। 2002 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल को रैटिफाई किया और फिर 2016 में पेरिस एग्रीमेंट पर भी साइन किया, जो एक नया और बहुत जरूरी ग्लोबल क्लाइमेट समझौता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ बातें कर रहा है। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे साफ सुथरे फ्यूल के लिए नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी को बढ़ावा देना, और हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी पर तो जबरदस्त जोर है, खासकर सोलर पावर पर।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल तो भारत ही लीड कर रहा है और अब तो ई व्हीकल्स का भी दौर शुरू हो गया है। और ये सब हमें उस एक बड़े सवाल पर ले आता है जो आज सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। वो सवाल ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते रहें और साथ-साथ क्लाइमेट चेंज से भी लड़ें। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? देखिए, अब वो जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ वाला पुराना बंटवारा था ना, वो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर है और भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमारे सामने हमारे प्लैनेट के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इस बदलती हुई दुनिया में हम निष्पक्ष जिम्मेदारी को दोबारा कैसे डिफाइन करेंगे।